हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो रही है एक्सेल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हमारे नए मेहमान के साथ में। जैसा हमारे पिछले वीडियो में गज़ल के साथ जो हमारा एक इंटरेक्शन था, तब आपको मैंने कहा था कि ऐसे ही काफ़ी सारे लोगों से मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ और उनकी सक्सेस स्टोरी आप लोगों को हम बताने वाले हैं, जिससे कि आगे आने वाले जो लोग हैं, यानी जो हमारे मई वाले स्टूडेंट हैं या जो हमारे नवंबर 21 वाले स्टूडेंट हैं, उनको मिल सके एक ज़बरदस्त वाला मोटिवेशन। तो आज हमारे साथ में है गज़ल की ही ग्रुप की, जैसा आपको मैंने कहा था कि इनका ग्रुप जो है वो बहुत ज़बरदस्त वाला है और सबके बहुत बढ़िया वाले नंबर हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं। और ऐसी ही एक मेहमान हमारे साथ में है, हमारी स्टूडेंट आंचल जैन। आंचल, जैसा आपको मैंने कहा था कि कुछ ही मार्क्स से मैरिट से बस दूर रही हैं, लेकिन हमारे लिए वो बिल्कुल मैरिट के बराबर ही है। तो सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं आंचल, आपका बहुत बहुत वेलकम और स्वागत। Thank you so much, sir, for such a grand welcome. तो आंचल, सबसे पहले तो बताओ, रिजल्ट आए हुए कुछ दिन हो गए हैं, तो जैसा मैंने गज़ल से भी पूछा था, आपसे भी पहला क्वेश्चन तो मेरा वही है कि रिजल्ट खुद ने देखा, किसी और ने देखा, घर वालों ने देखा, सबके साथ देखा, कैसे देखा? सर, रिजल्ट मैंने और मेरी फ्रेंड ने साथ में देखा था। उस टाइम मैं मेरी फ्रेंड के घर पे थी, तो उसके बाद में जैसे ही मेरी फ्रेंड के घर से घर तक आ रही थी, तो पूरी गली में और फिर घर में सबको बताया कि मैं बोथ ग्रुप्स क्लियर कर चुकी हूँ। तो सर, वो बहुत अच्छी फीलिंग थी और बहुत अच्छा लग रहा था सर उस दिन। गुड। और वाकई में बहुत ज़बरदस्त वाला ये होता है कि आप रिजल्ट की वेट कर रहे हैं और पता लगे बोथ ग्रुप पास हो गए हैं और इतने अच्छे नंबर्स के साथ में हुए हैं, तो और बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल एक ज़बरदस्त वाला फीलिंग है कि आपने एक बार एग्ज़ाम दिया और आप तो मई अटेम्प्ट वाले हैं, बराबर। यानी बहुत बड़ा सा इंतज़ार भी था कि जल्दी से पेपर हो जाए और जल्दी से हमारा रिजल्ट आ जाए और एक बार में जो गोल है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ये मैं पूछना चाह रहा हूँ मेनली कि एक बहुत लंबा टाइम आप लोगों ने पढ़ाई की, क्योंकि तैयारी तो मई के हिसाब से थी। फिर मई के बाद पता लगा कि जून में एग्जाम होने वाले हैं, फिर जून से नवंबर पे चले गए। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि जब ये एग्जाम आगे गए तो उस वक्त के अंदर क्या सोच के चल रहे थे? हाँ, अच्छा लग रहा था, क्या था चलो बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा, या लग रहा था यार काश एग्जाम हो जाते तो हमारे लिए ज़्यादा ठीक रहता? सर, जब मई से जुलाई या अगस्त में शिफ्ट हो गए थे, तब बहुत अच्छा लग रहा था कि हमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम मिल गया, हमारी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। पर उसके बाद जब पता चला कि डायरेक्टली नवंबर में शिफ्ट हो गए, तो वो मोमेंट थोड़ा सा ऐसा था, सैड जैसा था। पर सर, फिर मैंने कोप अप किया और जो सब्जेक्ट्स में मैं वीक थी या जो टॉपिक्स मुझे क्लियर नहीं थे, उन पर मैंने ज़्यादा वर्कआउट किया। तो बच्चे लोगों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात हमको सीखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं हमको आपदा में अवसर जो हैं वो निकालने पड़ेंगे। यानी अपॉर्चुनिटीज हम कैसे ढूंढते हैं। या तो आप उदास बैठ जाइए, सर पे हाथ रख के बैठ जाइए, कोसिए लोगों को, खुद को, सबको, और या फिर आप सोचिए कि क्या कुछ उस टाइम में आप कर सकते हैं, कितना बेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि आंचल ने यहाँ पे किया भी, और उसका नतीजा आप लोगों के सामने है, सबके सामने है कि आज इतना ज़बरदस्त वाला रिजल्ट है। अच्छा, कोविड से कितने परेशान हुए? मतलब जैसा मैं गज़ल से भी बात कर रहा था, तो उसने कहा कि कई बार ऐसा हो जाता था कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते, लेकिन फैमिली वालों के साथ, फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा। तो क्या कहते हो कि क्या सिचुएशन ऐसी आई आपके साथ भी? हाँ सर, कभी कभी ऐसा होता था कि कोविड की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो जाता था, तो फिर हम लोग फ्रेंड्स से बात कर लेते थे या फैमिली का सपोर्ट रहता था या रिलेटिव से बात कर लेते थे, तो उससे सर काफ़ी अच्छा फील होता था। यानी कि फ्रेंड्स, फैमिली, ये सारे लोग साथ में बहुत होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बताओ कि ये जो जर्नी तुमने स्टार्ट की, तो क्या स्टार्टिंग से ही 10-12 से ही माइंड में था कि अपने को सीए करना है? अच्छा, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी मुझे बताना। क्या घर में सारे कॉमर्स वाले या सीए वाले हैं जो दिमाग में आया कि भाई आगे जाके मुझे सीए करना है, या ऐसा क्या इंसिडेंट रहा कि तुमने सोचा कि अब, मेरे ख्याल से सीपीटी से हो आप, है ना? तो क्या सोचा कि भाई सीपीटी आना है, सीपीटी के बाद हमको आगे सीए की लाइन में जाना है? उसके लिए किसने मोटिवेट किया? सर, एक्चुअली टिल 10th मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कॉमर्स भी लूँगी, और फिर मैंने एकदम अचानक से कॉमर्स ले लिया और मैं सीए भी करना चाहती थी, और ये मेरे फादर का भी ड्रीम था कि मैं सीए बन सकूँ। तो मैंने सर जैसे 11th में था कि सीपीटी का फॉर्म मैंने फिल कर दिया था, और उसके बाद से सर जर्नी चालू हो गई थी। मतलब ये कि पापा का ड्रीम था और कहीं फिर खुद का भी ड्रीम बन गया। बिल्कुल सही है। बेटियां जो हैं वो बेसिकली पापा के ड्रीम को लेके वैसे भी बहुत सीरियस होती हैं, क्योंकि मेरी भी डॉटर है और उसका ज़्यादा अटैचमेंट जो है वो यही रहता है कि भाई पापा क्या सोच रहे हैं वो चीज़ हमको पक्के से करनी है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब ये वाला जो इंटरमीडिएट का सफ़र था उसको किस तरीके से किया?
कैसे सब्जेक्ट का पढ़ाई का स्ट्रेटजी बनाया, हमको थोड़ा सा डिटेल में बताना। सबसे पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या थी? देखो कोचिंग्स तो सब जगह से सब लोगों को मिलती है, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं, कुछ कहीं कमी रख देते हैं। तो मेनली हमारे इस वीडियो का मकसद यही है कि जिन लोगों को थोड़ा सा कहीं कमी रह गई, इस बार उतने मार्क्स अचीव नहीं कर पाए, तो वो कैसे करें। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पहले स्ट्रेटजी बताओ। सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो मैं जैसे सर रोज क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करवाते थे, उनको मैं घर जाके कर लेती थी, या वैसे जो होमवर्क में होते थे उनको मैं कर लेती थी। तो इस तरह से काफ़ी डेली की डेली प्रैक्टिस हो जाती थी, तो उससे काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस रहती थी उनमें। और सर जो फिर थियोरी जो सब्जेक्ट्स रहे उनको मैं डेली मॉर्निंग में जैसे क्लासेस ओवर होने के बाद उस टाइम मॉर्निंग में रिवाइज करती थी, तो एकदम फ्रेशनेस के साथ वो अच्छे से रिवाइज हो जाते थे और लर्न भी हो जाते थे। अच्छा, इन दिनों में एक सवाल जरूर सुनने में आता है कि कई सारी क्लासेस जो हैं अभी नवंबर वालों ने तो लगातार ऑनलाइन ही किए हैं, बराबर। तो हमारे यहाँ पे ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन क्लासेस भी है। आपने भी एक्सपीरियंस लिया है क्योंकि कोविड था, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का आपने एक्सपीरियंस लिया है। तो क्या ज़्यादा आपको ठीक लगता है? मतलब दोनों ही अच्छे हैं नो डाउट, क्योंकि हम लोगों ने भी अभी कोविड के टाइम पे पूरा ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किए हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर जो है वो आपके हिसाब से क्या रहता है, क्लास में आकर के पढ़ना और या फिर घर पे ऑनलाइन उसको पढ़ना, क्या ज़्यादा ठीक रहता है? सर अकॉर्डिंग टू मी फेस टू फेस क्लासेस सबके लिए बेस्ट क्लासेस होती है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन उसमें ज़्यादा रहता है, हमारा डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन भी उसमें कम रहता है, हम ज़्यादा फोकस रहते हैं। और वही अगर हम ऑनलाइन घर पे रहते तो हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। कभी हम बीच में फूड ले लेते हैं या मोबाइल पे चेक करने लग जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लग जाता है। सही है, ये चीज़ तो मैंने भी बच्चों के साथ घर में देखी है। और यही हो रहा होता है, जब ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे थे, जब हम लोग लाइव क्लासेस ले रहे थे, तो बच्चे नीचे लिखते कि सर गाजर का हलवा खा रहे हैं, सर आज ये हो रहा है, सर आज वो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक घर पे डिस्ट्रैक्शन तो रहेगा, आप किस मूड में हैं। यहाँ पे कम से कम टीचर स्टूडेंट का एक तो इंटरेक्शन, फिर क्लास का जो एक माहौल होता है, एक छोटा सा कॉम्पिटिशन भी रहता है कहीं कि, और बहुत सारे डाउट्स भी मेरे ख्याल से आपस में ही सॉल्व हो जाते हैं। किसी एक ने कोई क्वारी किया तो दूसरे स्टूडेंट के डाउट्स भी वहाँ पे सॉल्व हो गए। बिल्कुल सही। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो प्रैक्टिस हो गई, थ्योरी के लिए अपने को थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा। एक चीज़ मुझे और बताओ कि क्या हमको ऐसा करना चाहिए? क्या कई सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे कि बहुत सारी फैकल्टीज़ की बुक्स उन्होंने उठा ली, है ना, और जहाँ से जो मिल पाया अचानक एमसीक्यूज ले लिए, 1000, 2000, 5000 एमसीक्यूज की बुक लेके बैठ गए, या बहुत सारी फैकल्टीज़ की बुक को इकट्ठा कर लिया, फिर उससे स्टडी किया, और एंड टाइम पे जाके सारा मिक्स हो गया, कोप अप नहीं हो पाया। तो आपने क्या स्ट्रेटेजी रखा था? कुछ पर्टिकुलर बुक्स को ही फॉलो किया, या क्या करना चाहिए बच्चों को, ये भी बताओ। सर मैं पर्टिकुलरली कोचिंग का जो मटेरियल था उसी को फुल्ली रेफर करती थी, और लास्ट में जैसे हमारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे, हमें ज़्यादा टाइम मिला था, तो फिर मैं लास्ट में आईसीआई मॉड्यूल को रेफर करती थी या फिर आरटीपी को सॉल्व करती थी। ज़्यादा मैं नोट्स में ज़्यादा नहीं जाती थी, बिकॉज फिर बहुत सारा वो हो जाता है, मिक्स हो जाता है सारा का सारा। बिल्कुल सही है। तो बच्चों को आप सबके लिए सजेशन है कि जो भी जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, जिस फैकल्टी से भी पढ़ रहे हैं, आप जो मटेरियल आपको दिया गया प्लस आईसीआई के मटेरियल से बेस्ट कुछ भी नहीं है, उन पर आप पूरा फोकस करिए। आरटीपीज, एमटीपीज, इतनी सारी चीजें हैं, तो उन सब पे अगर आप फोकस कर दे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप काम को कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे एक चीज़ और बताओ मुझे, खास करके चलो मैं मेरे सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ। लॉ के लिए क्या स्पेशल गाइडलाइन तुम्हारी रहेगी, या लॉ के लिए क्या स्पेशल तुमने तैयारी की, कि जिसमें लॉ में जैसे तुमने बताया 77 मार्क्स लॉ के अंदर हैं, तो कैसे अचीव किया ये, क्या कुछ खास तैयारी की? सर लॉ में मैं पर्टिकुलरली डेली रीडिंग करती थी, और लास्ट में जब मुझे टाइम मिला तो मैं थोड़ी सी आंसर्स की प्रैक्टिस भी करती थी, और मैं मॉक टेस्ट पेपर भी लॉ के लिए सॉल्व करती थी, तो उससे काफ़ी बेनिफिट रहा। और सेक्शंस कितने याद किए या लिखे या नहीं किए? तो सेक्शन मैं तो याद करती थी, और मैंने पेपर में काफ़ी लिखने की भी कोशिश करी है उनको। हाँ जी, यहाँ पे गजल और आंचल जो है बच्चों, वो बिल्कुल अलग अलग ओपिनियन हो गया। गजल ने कहा था उसने सेक्शंस नहीं लिखे हैं, आंचल ने लिखे हैं। तो मैं फिर से आपसे कहूँगा कि अपने हिसाब से चूज करिए। अगर आपको सेक्शन याद करना अच्छा लगता है, प्लस आपसे सेक्शन याद होते हैं, तो जरूर करिए, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्शन के मार्क्स मैटर करते हैं। लॉ का सब्जेक्ट है तो अपने को करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा टेंशन है और आपको लग रहा है कि नहीं सेक्शन रॉन्ग हो जाएंगे, तो इससे बेटर है आपको सेक्शन लिखने ही नहीं चाहिए, वो ज़्यादा अपने लिए ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि इस पूरे जर्नी के अंदर आप फैमिली का सपोर्ट वैसे तो आपने मुझे बताया, लेकिन और भी मुझे बताओ कि घर में फैमिली का स्पेसिफिकली, जब ये लेट हो रहा था, जब एग्जाम लेट हो गए, तो कई बार हो सकता होगा कि आप टीवी देख लेते होगे या मोबाइल लेकर के बैठ गए, तो घर वालों ने क्या कुछ कभी कहा, या वो भी सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं थोड़ा रिलैक्स ले लो, या उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ाई कर लो, क्या मोबाइल के अंदर लगे हो, ऐसा कुछ क्या था?
सर मेरी फैमिली हमेशा मुझे बोलती थी कि थोड़ा फ्री टाइम रहो, थोड़ा रिलैक्स रहो या मोबाइल वगैरह में देख लो। मुझे कभी यूँ पढ़ाई के लिए प्रेशर नहीं किया गया घर में। एकदम कंफर्टेबल थी मैं अपने घर में और मुझे मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ही सपोर्ट किया है। तो बच्चे लोगों को ये सबसे बढ़िया बात हो गई कि अगर आप प्रेशर में आएंगे स्टडी करने के लिए तो नहीं कर पाएंगे। मुझे अभी ध्यान में है कि 2-3 दिन पहले ही मेरे एक फ्रेंड मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि उनका जो सन है उसने भी फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया है और उसने ऑप्ट आउट कर लिया। तो ऑप्ट आउट नवंबर में किया और उसने मुझे बताया कि उसने रात को 2 बजे उठ करके अपनी सिस्टर को बताया कि मैं कल ये एग्ज़ाम नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं ये एग्ज़ाम नहीं पास कर पाऊंगा। तो फ्रेंड को ऐसी फीलिंग आई कि कितना प्रेशर के अंदर है। तो उसने बच्चे को यही समझाया अपने बेटे को कि बेटा इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, एक एग्ज़ाम ही है और कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट में दे देना। तो मैं यहाँ इस मीडियम से आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, बेटा इतना प्रेशर लेकर के काम करने की ज़रूरत नहीं है। बिना प्रेशर के भी आप देख रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं, 609 मार्क्स आ रहे हैं। उधर आपको हमने AAT 34 से भी मिलवाया। तो प्रेशर लेकर के आप अपना भी नुकसान करेंगे, घर वालों का भी नुकसान करेंगे, करियर का भी नुकसान करेंगे। तो इतना कोई बड़ा नहीं है कि इतना बड़ा चीज़ों को आप प्रेशर लेकर के करें। तो बहुत आराम से पढ़ाई करें तो आप चीज़ों को कर सकते हैं। अच्छा, फ्रेंड्स का सपोर्ट कितना रहा इस खास टाइम पे? आप लोगों का कुछ फ्रेंड सर्कल भी है, तो क्या सच में शेयर करते थे कि कितनी रोज पढ़ाई की है या कुछ छुपा छुपा के रखते थे कि नहीं 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 बताना है उसको कि कितनी पढ़ाई हो गई है? क्या था स्ट्रेटजी, क्या थी? सर हम 3 फ्रेंड्स थी और हम हमेशा शेयर करते थे हमारी स्ट्रैटेजीज और जनरली हम लोग एक ही सब्जेक्ट से तीनों स्टार्ट करते थे। तो सर एक दूसरे का हमारे साथ काफ़ी सपोर्ट रहा और डाउट सॉल्व भी हम तीनों म्यूचुअली कर लेते थे। सो सर एक दूसरे का काफ़ी हमारे में सपोर्ट रहा था। यानी कि बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे जो हम तक पहुंचे ही नहीं, वो वहीं पे सॉल्व आउट हो गए। हमको लग रहा था कि ये बच्चे ये डाउट्स के लिए तो कम से कम हमसे बात करेंगे या कॉल करेंगे, लेकिन वो डाउट्स हम तक आए नहीं। कई सारे डाउट्स नहीं आए क्योंकि इन लोगों के ग्रुप ने मिलकर के वो डाउट्स आपस में ही सॉल्व कर लिए। तो ये एक फ्रेंड सर्कल का बहुत ज़बरदस्त वाला सपोर्ट भी होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा जो मैंने पूछा था गज़ल से भी, क्या ऐसा होना चाहिए कि जब आप सीए कर रहे हो तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि क्या सीए इतना हार्ड है कि हमको सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए? खाना पीना छोड़ दिया, रातों की नींदें हमने छोड़ दी और घर परिवार वालों को हमने छोड़ दिया और सिर्फ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं? या हमको लगता है कि सर, या एकदम फ्री हो गए हम लोग कि सर सीए तो क्या है, चुटकी का काम है, हमसे हो जाएगा? या एक बैलेंस रख के अगर हम करें तो हमसे पढ़ाई हो जाएगी? इस बारे में आंचल क्या बोलोगे? सर हमें लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए। जैसे स्टडीज़ के साथ हमें हमारी बाकी जो हमें जो चीज़ें पसंद है हमें वो भी साथ साथ में करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें रोज़ सिर्फ जैसे पूरा दिन पढ़ाई करना चाहिए, सबसे दूर रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर हम डेली हार्डवर्क और थोड़ा सा फोकस रहेंगे तो ये चीज़ें आसानी से हो सकती है। डेली कितने घंटे पढ़ा करती थी कोचिंग के अलावा? सर कोचिंग के साथ तो मैं 2 या 3 आवर्स ही मिल पाते थे मुझे और नॉर्मली जब कोचिंग ओवर हो गई थी तो मैं 6 to 8 आवर्स स्टडी करती थी। हाँ जी, नहीं तो क्या होता है कि न्यूज़पेपर के अंदर इंटरव्यू आता है कि भाई ये 16-18 घंटे पढ़ा करती थी। और फिर जब हम लोग सोचते हैं कि अरे ये, आप दोस्त भी सोचते हैं, घर वाले भी सोचते हैं कि 16-17 घंटे कब पढ़ती थी, हमने तो इतना पढ़ते हुए देखा ही नहीं। तो बच्चों, इसका मतलब है कि लेंथ, आपका टाइमिंग कितना दे रहे हैं उससे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना अच्छा पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वही स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से लेकर के हमको चलनी भी चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, एग्जाम डेज का जो स्ट्रेटेजी था तुम्हारा ड्यूरिंग द पेपर, फर्स्ट पेपर देके आए, देन सेकेंड पेपर स्टार्ट तैयारी करी, तो जैसे फर्स्ट वाला एक पेपर आप देकर के आ गए 5-5:30 बजे के आसपास, घर पे भी आ गए होंगे अब 6 बजे के आसपास, तो नेक्स्ट पेपर के लिए क्या किया? ड्यूरिंग द एग्जाम जो टाइम मिला उस वक्त में स्टूडेंट को क्या पढ़ना चाहिए, है ना? क्योंकि पूरा उस वक्त आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो उस वक्त में क्या पढ़ना चाहिए, साथ में कितना पढ़ना चाहिए? क्या आप दोनों रात लगा देनी चाहिए या थोड़ा रिलैक्स भी लेना चाहिए कि नींद बराबर होनी चाहिए? तो उस टाइम पे पढ़ने के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी? सर मैं एग्ज़ाम टाइम में ही सबसे कम पढ़ती थी। एकदम 6 to 8 आवर्स की आराम से स्लीप लेती थी मैं। जैसे एग्ज़ाम ओवर होता था ऑलमोस्ट घर पे आने के बाद 6:30 से मैं चालू हो जाती थी और बेसिकली मैंने पहले ही क्वेश्चंस मार्क कर दिए जो मुझे एग्ज़ाम टाइम में देखने थे या जिसमें मुझे डिफ़िकल्टी थी। सब कुछ तो कवर नहीं हो सकता, पर जितना आपको डिफ़िकल्ट लगता है या जिसमें आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, आप उसको देख लेना चाहिए एग्ज़ाम टाइम में। तो उस वक्त में वो चीज़ें देखनी जो है वो ज़्यादा ठीक रहती है अपने लिए। बिल्कुल सही है। तो 2 आखिरी चीज़ें मुझे पूछनी है और पहले तो ये पूछूंगा कि एक्सेल एकेडमी के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा सारी फैकल्टीज़ के साथ में? मैंने तो सीबीडी भी पढ़ाया है और बाकी एक्सेल के अंदर हमारे सब्जेक्ट ही थे, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस वो बताओ। सर यहाँ की सारी फैकल्टीज़ बहुत ही अच्छी है, काफ़ी सपोर्ट गाइडेंस सबका रहा था और डाउट सॉल्विंग भी वगैरह सब बहुत अच्छे से हो जाती थी सर यहाँ पे। मतलब इट्स अ गुड एक्सपीरियंस था सर यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया
और बच्चे लोग हम लोग यहाँ पे जनरली ये करते हैं कि क्लास चूंकि ये हमारे फेस टू फेस के अंदर थी तो यहाँ पे काफ़ी सारे डाउट्स हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप हो जाते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं, जहाँ आप डाउट जिस वक्त में पोस्ट करते हैं तो जितना जल्दी हो सके टीचर्स के रिप्लाई आते हैं, या पर्सनल भी आप मैसेज करते हैं तो टीचर्स के रिप्लाई जो हैं वो आ जाते हैं। क्वेश्चन शेयरिंग वगैरह सारी वहाँ पे हो जाती है, वीडियोज़ वगैरह भी हो जाते हैं। लास्ट में क्या स्टूडेंट्स जो अब एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको क्या एक अच्छा सा गाइडलाइन देना चाहोगी, क्या उनको मोटिवेट करना चाहोगी अपनी तरफ से? सर मैं बस यही मोटिवेशन देना चाहूँगी जो भी स्टूडेंट्स अभी अपेयर करना चाहते हैं, बस थोड़ी सी डेली हार्डवर्क और थोड़ा सा फोकस सर, आपके रिजल्ट के दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा वो जो भी आप मेहनत करोगे पहले। बिल्कुल सही बात बोली है आंचल ने कि जो ये जितनी भी मेहनत है ना उसका रिफ्लेक्शन रिजल्ट वाले दिन पे दिखाई देगा। जिस वक्त में एकदम से आप अपना लैपटॉप ओपन करोगे, फोन ओपन करोगे और वहाँ पे बोथ ग्रुप पास दिखा रहे हो या बहुत अच्छे मार्क्स दिख रहे हैं तो खुद को जो फीलिंग आएगी और खास करके जो पेरेंट्स को फीलिंग आएगी वो उसका मुकाबला ही नहीं है दोस्तों। बिल्कुल मैं इस फीलिंग को हर 6 महीने में महसूस करता हूँ, हालांकि इस बार ये फीलिंग हमने बहुत लेट महसूस की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आंचल आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और मैं विशेष दूंगा आपको बहुत सारी कि इस बार जो कमी रह गई है वो सीए फाइनल के अंदर पूरी हो जाए और इसी तरह से एआईआर के अंदर बिल्कुल आंचल का नाम रहेगा और बहुत ज़बरदस्त आपका करियर जाए। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल दी बेस्ट।